हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। दिस वन इज ओनली अ इंट्रोडक्टरी क्लास रिगार्डिंग सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी। आप लोगों के पास वैसे सिलेबस जो है, सिलेबस के अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी में आप फर्मेंटेशन बायोलॉजी और सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे रिगार्डिंग द बायोटेक्नोलॉजी। और इस लेक्चर में हम समझेंगे क्या बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है और क्या बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस हैं। ओके, बायोटेक्नोलॉजी जैसे नाम से ही समझ में आता है, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन है जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी कह रहे हैं। Biology deals with plants, animals and certain other kinds of microorganisms. तो जिन भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे कि प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया या माइक्रोबियल सेल्स हो गए जैसे बैक्टीरिया, फंगस, इन पे जब भी हम कोई टेक्निक अप्लाई करते हैं तो उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। बायोटेक्नोलॉजी का सबसे पहले इस्तेमाल कार्ल एरिकी ने किया था, तो कई जगह हम इन्हें कार्ल एरिकी को फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। बायोटेक्नोलॉजी है क्या? तो दिस वन इज अ टेक्नोलॉजी। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स, जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, जैसे लिविंग ऑब्जेक्ट्स, हमारे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको आइदर कंप्लीटली या फिर लिविंग ऑब्जेक्ट्स के पार्ट्स को हम डेवलप करते हैं। लिविंग ऑब्जेक्ट्स के पार्ट को डेवलप करने के लिए हम सर्टेन काइंड्स ऑफ टेक्निक्स का यहाँ पे एप्लीकेशन करते हैं। और लिविंग ऑब्जेक्ट को हम डेवलप क्यों कर रहे हैं या लिविंग पार्ट को हम डेवलप क्यों कर रहे हैं? तो किसी भी लिविंग सेल या प्लांट सेल, एनिमल सेल या माइक्रोबियल सेल पे जब हम काम करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, उनको हम मॉडिफाई करते हैं। एग्जैक्टली क्यों करते हैं? ताकि हम उनसे सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स ले सकें। ठीक है, प्रोडक्ट्स जो ह्यूमन या स्पेसिफिकली मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स हो सकते हैं क्या क्या? तो ये प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जैसे थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स। ठीक है, तो सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स जैसे एंजाइम्स हो गए, आपके हार्मोन्स हो गए, ये हो सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीन्स हो सकती हैं। इसके अलावा सर्टेन अदर काइंड्स ऑफ ड्रग्स भी हो सकती हैं जो हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू मॉडिफाई करके बनाते हैं। और जो मॉडिफिकेशन टेक्निक हम अप्लाई करते हैं वो होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम क्या करेंगे? जीन के लेवल पर इंजीनियरिंग करेंगे अपने सेल की। ठीक है, अपना जो भी लिविंग सेल है उसकी इंजीनियरिंग करेंगे जेनेटिक लेवल पे, ताकि हमें मॉडिफाइड प्रोडक्ट मिल सके इन द फॉर्म ऑफ थेरेप्यूटिक प्रोडक्ट्स, प्रोटीन्स, वैक्सीन्स, एंटीबॉडीज, ड्रग्स, ये सब हमें मिल सके। किसके थ्रू? किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट के थ्रू। ओके, अभी डेफिनेशंस देखते हैं अकॉर्डिंग टू सर्टेन फाउंडेशंस और फेडरेशंस। ओके, तो यहाँ पे हम यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन की बात करें तो इनकी डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी की क्या? द कंट्रोल्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स लाइक microorganism or cellular components for beneficial use is termed as biotechnology. ओके, क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि जब भी हम किसी बायोलॉजिकल एजेंट को अपने कंट्रोल में रख के उसका इस्तेमाल करेंगे, ऐसा ना हो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए बायोलॉजिकल एजेंट। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे माइक्रोब से भी डील करते हैं, तो माइक्रोब से आपको पता है सर्टेन काइंड्स ऑफ डिजीजेस भी होती हैं, तो इसलिए हमें उस माइक्रोब का या उस बायोलॉजिकल एजेंट का कंट्रोल यूज करना है, और ताकि वो हमें प्रोडक्ट दे सके। ठीक, तो माइक्रोब या सेलुलर कंपोनेंट को कंट्रोल्ड फॉर्म में यूज करते हैं ताकि हमें बेनिफिशियल यूज उसका ले सके। वहीं यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है इंटीग्रेटेड यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इंजीनियरिंग साइंसेज इन ऑर्डर टू अचीव टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, कल्चर टिश्यूज, सेल्स एंड पार्ट्स देयरऑफ। ठीक है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या कह रहा है? बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ये है बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और इंजीनियरिंग साइंसेज का एक इंटीग्रेटेड यूज है। इन सब का संगठित इस्तेमाल जब हम करते हैं
क्यों करते हैं? ताकि हमें एक बेटर टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन मिल सके। किसके थ्रू? माइक्रोब्स के थ्रू, या फिर किसी भी सेल या टिश्यू या उनके पार्ट्स को जब हम कल्चर करते हैं, उससे जब हमें कोई भी प्रोडक्ट मिल सके, उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ओके, बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है एग्जैक्टली, ठीक है ना। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब इसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट्स या अलग अलग डिसिप्लिन्स को यूज करते हैं। कौन कौन से डिसिप्लिन्स को हम यूज करते हैं या कौन कौन से सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी के लिए? तो बेसिकली जो भी एप्लीकेशंस होती हैं वो होती हैं रिगार्डिंग इंजीनियरिंग, बायोफिजिक्स, कंप्यूटर साइंसेज, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी या और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इन सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज हमें होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए। अब देखो, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आप लोगों ने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े होंगे, लेकिन अभी आप लोग जैसे जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे, ये सारे सब्जेक्ट्स भी हम समझते चलेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है ये सारे सब्जेक्ट्स। ओके, इंजीनियरिंग के थ्रू हम कैसे मैनिपुलेशन करना है किसी भी सेल में, उसको करते हैं, जानते हैं। बायोफिजिक्स के थ्रू हम बायोलॉजिकल एजेंट्स के जो भी फिजिकल मूवमेंट होते हैं, जो भी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर साइंस बेसिकली हम जो भी आपकी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है उसे कंप्यूटर में किस तरीके से फीड करें, ये जानते हैं। सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम सेल और उसके मॉलिक्यूलर बेसिस को समझते हैं। सेल के इंटरनल पार्ट्स, उसमें क्या मॉलिक्यूल्स हैं, इनको समझते हैं। वो किस तरीके से सेल सिग्नलिंग शो कर रहे हैं, इसको समझते हैं। इस सेक्शन में, इस बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस में आप सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को मोस्टली कवर करेंगे। नेक्स्ट, माइक्रोबायोलॉजी में हम जो भी माइक्रोब्स हैं वो किस तरीके से अपने पाथवेज या मेटाबॉलिक इफेक्ट्स या किस तरीके के माइक्रोब्स होते हैं, उन सबको हम समझते हैं। जेनेटिक्स में जीन्स के एस्पेक्ट को और जेनेटिक डिसऑर्डर्स को समझते हैं। फिजियोलॉजी में हम क्या फिजियोलॉजी है, किस तरीके का कार्य जो है सेल्स करते हैं, बॉडी टिश्यूज करते हैं, उनको समझते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम जो भी बायोलॉजिकल एजेंट है उनकी केमिस्ट्री को जानते हैं, किस तरीके के बायोमोलिक्यूल्स सेल के अंदर प्रेजेंट है, उन्हें समझते हैं। इम्यूनोलॉजी में कैसा इम्यून सिस्टम है हमारा और इम्यून डिफेंस कैसा होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, ये सब हम जानते हैं। और वायरोलॉजी में हम वायरस की स्टडी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो जो आपका भ्रूण होता है, किस तरीके से जाइगोट से कंप्लीट इंडिविजुअल बनता है, इसे समझते हैं। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, ये जानते हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक मॉडिफाइड या इंजीनियर्ड या मैनिपुलेटेड डीएनए होता है, जिसमें सेल्फ के डीएनए को हम अपनी चॉइस ऑफ न्यू डीएनए के साथ इंटीग्रेट करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं और एक नया डीएनए यहाँ पे फॉर्म करते हैं। तो ये सारे बायोटेक्नोलॉजी के मल्टी डिसिप्लिन्स हैं। नेक्स्ट, इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज भी यहाँ पे हम बायोटेक्नोलॉजी में देखते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब एक सब्जेक्ट का नॉलेज काफी नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स को इंटरडिसिप्लिन फॉर्म में हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी में हम जो हमारा चॉइस ऑफ स्ट्रेन है, यानी कि किस तरीके के सेल पे हमें काम करना है, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। स्ट्रेन रिप्रेजेंट प्लांट सेल पे, एनिमल सेल पे या किस स्पीसीज पे माइक्रोब के काम करना है आपको, उसको सेलेक्ट करते हैं, चॉइस कर लेते हैं उस स्ट्रेन की, और उसके बाद उस स्ट्रेन का इम्प्रूवमेंट करते हैं। ठीक है ना। और उस स्ट्रेन को इम्प्रूव करने के अलावा हम उस स्ट्रेन का मास कल्चर भी करते हैं, यानी कि उन सेल्स को हमें ज्यादा से ज्यादा कल्चर करना है, ज्यादा से ज्यादा उगाना है। एक तरीके से किस तरीके से उगाना है? लेबोरेटरी में जब भी हम किसी भी सेल, टिश्यू या ऑर्गन को आर्टिफिशियली ग्रो करवाते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम देके, कोई ना कोई माध्यम देके, खाना पीना देके जब हम उन्हें ग्रो करवाते हैं, तो उसे हम मास कल्चर कह रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें बल्क में प्रोडक्शन मिल जाता है अपनी चॉइस ऑफ सेल का। इन दोनों के नॉलेज के लिए या इन दोनों एक्टिविटीज को, स्ट्रेन चॉइस और इम्प्रूवमेंट करना स्ट्रेन की और मास कल्चर करना, इसको जानने के लिए, इसे करने के लिए माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी और जेनेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं हम सेल की रेस्पॉन्सेस की। सेल हमारे अकॉर्डिंग या जो भी रेस्पॉन्स हमें चाहिए सेल से, वैसा ही रेस्पॉन्स दे, इसके लिए हमें फिजियोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सेल कोई हैजार्डस या हार्मफुल प्रोडक्ट ना निकाल दे, ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। इसके लिए फिजियोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए।
इसके अलावा प्रोसेस ऑपरेशन भी समझनी पड़ती है हमें। प्रोसेस ऑपरेशन मतलब जो भी आपने स्ट्रेन लिया है, जो भी आपका चॉइस ऑफ स्ट्रेन है, उस स्ट्रेन को जब आप बल्क में प्रोड्यूस कर चुके हो, उस बल्क में प्रोड्यूस स्ट्रेन से अब आपको अपना चॉइस ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट किस फॉर्म में होगा? आइदर प्रोटीन्स, एंजाइम्स या फिर कोई भी हार्मोन्स, ठीक है, इस फॉर्म में होगा। ये जो प्रोसेस ऑपरेशन है ये डिपेंड करती है आपके प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो प्रोसेस ऑपरेशन और प्रोसेस की रिकवरी किस तरीके से करनी है या फिर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कैसे करनी है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग मतलब आपको मैक्सिमम अपने जो भी यील्ड है वो करने के लिए डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। तो जो भी सेल आपने ग्रो किए हैं उनसे अपने प्रोडक्ट को आइसोलेट कैसे करना है, इसको भी हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। तो प्रोसेस ऑपरेशन और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए या प्रोसेस रिकवरी के लिए हमें प्रोसेस इंजीनियरिंग का नॉलेज होना चाहिए। किस प्रक्रिया का या प्रक्रिया को किस तरीके से मैनिपुलेट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हमें मिल सके, इसका नॉलेज हमें होना चाहिए। बेसिकली इन सारे जो भी आपकी एप्लीकेबिलिटी है उसके लिए हमें नॉलेज होना चाहिए केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री का, उसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग का। ओके, नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस कहाँ पर हैं। तो यह बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में और एनवायरनमेंट में। बायोटेक्नोलॉजी को मेडिसिन में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, तो यहाँ पे मेडिसिन की बात करें तो यहाँ पे हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का निर्माण कर सकते हैं। किसके टेक्निक के थ्रू? हाइब्रिडोमा टेक्निक के थ्रू हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हाइब्रिड फॉर्म ऑफ सेल्स को बना के कर सकते हैं, ठीक है। इस टेक्निक को हम बाद में मेंशन करेंगे, जैसे ही आपके सिलेबस में आएगी हम इसे जरूर मेंशन करेंगे। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इस तरीके के एंटीबॉडीज होते हैं जो हम बल्क में बना लेते हैं क्लोन्स की फॉर्म में, और ये एंटीबॉडीज किसी भी तरीके के एंटीजेंस को नष्ट कर सकती हैं। प्रोडक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए प्रोब्स, तो ये हम प्रोड्यूस करते हैं डीएनए आरएनए प्रोब्स ताकि हम किसी भी डिजीज को डायग्नोज कर सकें। तो प्रोब्स होते हैं एक तरीके के जांच करने वाले एजेंट्स जिससे हम डिजीज का पता लगा सकें। नेक्स्ट होते हैं ड्रग्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे इंसुलिन हो गए, ग्रोथ हार्मोन्स हो गए या इंटरफेरॉन्स हो गए, किसी भी तरीके के ड्रग्स को, जो भी प्रोटीन एंजाइमेटिक इफेक्ट वाली आपकी ड्रग्स होती हैं उनको हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसके थ्रू? किसी भी बैक्टीरिया के थ्रू, और इससे हम ट्रीट कर सकते हैं अपनी कोई भी डिजीज। नेक्स्ट जीन थेरेपी भी यहाँ पे एक मेजर एस्पेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसके थ्रू हम सर्टेन काइंड ऑफ डिजीजेस, जेनेटिक डिजीजेस, अनुवांशिक जो रोग होते हैं उनको क्योर कर सकते हैं, उनका निवारण कर सकते हैं। जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, ये डिजीजेस भी हम क्योर कर सकते हैं जिसको हम जीन थेरेपी कहते हैं। और यहाँ पे हम ऐसी जीन्स का निर्माण करते हैं जिससे ये डिजीज क्योर हो सके। ओके, नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी चाइल्ड का पेरेंट कौन है या फिर किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व क्रिमिनल कौन है। नेक्स्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं हम यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स का, जैसे अलग अलग आपके वायरल, बैक्टीरियल जो भी डिजीजेज हैं उनके लिए हम रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स को इसमें डेवलप कर सकते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, आपके कोरोना जो चल रही है इसका भी प्रोडक्शन, इसकी भी वैक्सीन्स को हम यहाँ पे निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या योगदान है बायोटेक्नोलॉजी का, तो यहाँ पे हम प्लांट के सेल, टिश्यू और ऑर्गन को कल्चर कर सकते हैं किसी भी आर्टिफिशियल मीडियम में, लेबोरेटरी में। इससे फायदा क्या होगा? इससे हमें रैपिडली बहुत जल्द क्लोन्स मिल सकेंगे किसी भी सिंगल प्लांट के, किसी भी फ्रूट या फॉरेस्ट प्लांट के बहुत सारे क्लोन्स मिल सकेंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं किसी भी फ्रूट या फॉरेस्ट ट्री का। नेक्स्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं हम किसी भी ऐसे प्लांट का या ऐसे ट्री का जिसमें इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, डिजीज फ्री, टॉलरेंस वाला प्लांट, स्ट्रेस टॉलरेट करने वाला प्लांट को हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्रिएशन कर सकते हैं हम जेनेटिक वेरिएशंस की, अलग अलग जेनेटिक वेरिएबिलिटी के प्लांट्स को भी हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स को भी डेवलप कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स में हम जो भी एक नॉर्मल प्लांट है उसमें एक नई चॉइस ऑफ जीन अपनी इंसर्ट करके प्लांट
प्लांट से भी हम अपने डिजायरेबल प्रोडक्ट्स रिलीज करवा सकते हैं। ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट से क्या फायदा होगा, तो जो भी हमारे डिजायरेबल जीन है, जैसे डिजीज रेजिस्टेंट वाली जीन हो या हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वाली जीन हो या फिर फ्रूट की सेल्फ लाइफ बढ़ानी हो, ऐसी जीन इंसर्ट कर देते हैं अपने प्लांट में ताकि वो ट्रांसजेनिक प्लांट में बदल जाए और हमें अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट मिल सके इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर मार्कर्स भी हम यहाँ पे डेवलप करते हैं, जैसे RFLP और RAPD। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म और रैपिड एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक DNA। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, ठीक है ना, कोई भी क्वालिटी या क्वांटिटी आपकी जो भी जीन्स हैं, किस तरीके के ट्रेड्स हैं, उनकी क्वालिटी या क्वांटिटी के इफेक्ट को जान सकते हैं। ठीक है, और इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, आपकी जीनोटिपिक डाइवर्सिटी को भी स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, इसको जान के हम कोई भी आपकी डाइवर्सिटी जो भी है जीन्स के लेवल पे प्लांट्स में, उनको जांच लेते हैं। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में हम एल्कोहल, एसीटोन या एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लार्ज स्केल में वो कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और केमिकल्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे आपकी सर्टेन काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स हो गए, एंटीवायरल्स हो गए, लैक्टिक एसिड, ग्लिसरॉल, ये सब आप प्रोड्यूस कर सकते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इंडस्ट्रीज में। इसके अलावा एंजाइम्स और हार्मोन्स और इम्यूनोटॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, सर्टेन काइंड ऑफ अदर बायोकेमिकल्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडस्ट्री में। ओके, और इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स भी शो कर सकते हैं हम। ये इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स मतलब हम एंजाइम्स को बार बार कैसे रीयूज करें, इसके लिए एंजाइम्स को हम स्थिर बना देते हैं और ताकि हम उन्हें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में बार बार इस्तेमाल कर सकें। सिंगल सेल प्रोटीन का निर्माण करते हैं हम बैक्टीरिया, ईस्ट, फंगस और एल्गी से, और ये सिंगल सेल प्रोटीन एज फूड यूज किया जाता है और मॉडर्न फूड के फॉर्म में भी ये यूज होता है। देन बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन करते हैं हम, जैसे इथेनॉल, बायोगैस, इनका प्रोडक्शन भी करते हैं। और इंडस्ट्री वाले एस्पेक्ट को आप फर्मेंटेशन बायोलॉजी में अच्छे से समझेंगे, ओके, जो सुनैना मैम के साथ आप कवर करेंगे। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी इन द एनवायरनमेंट। तो बायोटेक्नोलॉजी जब हम एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में देखते हैं तो क्या योगदान है बायोटेक्नोलॉजी का, यहाँ पे हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, जैसे कि पोल्यूशन को कंट्रोल करना, किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज का हनन ना हो, ये भी हम कर सकते हैं, और कंजर्व कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं अपनी बायोडाइवर्सिटी का बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। यहाँ पे हम डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको डिटॉक्सिफाई कर दिया, वो कम से कम पॉइजनस इफेक्ट दें, ये देखते हैं, ये कर सकते हैं। इसके अलावा डिग्रेड कर सकते हैं जो भी आपके तेल के रिसाव होते हैं, जहाँ पे भी पेट्रोलियम के या तेल के जो भी रिसाव होते हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको हम डिग्रेड कर सकते हैं, जो भी ऑयल स्पिल्स हैं उससे हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट रहता है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम, जो भी सीवेज है, ठीक, उसको हम ट्रीट कर लेते हैं और सीवेज को यूज कर लेते हैं ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए। इसके अलावा जो भी सीवेज है उसका डिओडराइजेशन, जैसे उससे बदबू ना आए, ये भी हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं। इसमें हम बायो पेस्टिसाइड्स का भी निर्माण करते हैं, जो कि बेटर एक ऑल्टरनेटिव यूज होता है केमिकल पेस्टिसाइड का। ये बायो पेस्टिसाइड्स जो भी आपके प्लांट्स हैं और ह्यूमन है या कोई भी एनिमल जो है जो प्लांट पे डिपेंडेंट है, उन पे कम से कम नुकसान ये बायोपेस्टिसाइड्स दिखाते हैं इन कंपैरिजन ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, और कंट्रोल कर लेते हैं किसको, जो भी इंसेक्ट्स हैं, पेस्ट हैं या डिजीज हैं, उनको इजीली कंट्रोल कर लेते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड डेफिनेशंस। ओके, नेक्स्ट हम बायोटेक्नोलॉजी के क्या स्कोप है वो जानेंगे दूसरे लेक्चर में।